हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे। यहाँ पर हमारी चली हुई है टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस आपके लिए, और अभी तक आप लोगों ने सभी क्लासेस देख ली होंगी, ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूँ। और आज की जो आपकी इंपॉर्टेंट क्लास है वो आपकी रहने वाली है आरटीई एक्ट 2009 के ऊपर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक आपका एनसीएफ, एक आपका एनईपी 2020 और एक ये आरटीई 2009। ये तीनों टॉपिक आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाने हैं। और आज की इस क्लास में इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही डीप में हम पढ़ेंगे। यहां से अगर कोई भी सवाल आएगा तो वो आपका नहीं छूटेगा, इतने मैं आपको गारंटी देती हूँ। ठीक है। आरटी का फुल फॉर्म सबसे पहले आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। न जाने कितनी बार ये फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, तो ये अभी भी पूछी जा सकती है। तो हम कई बार ऐसी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, हमको लगता है कि ये तो बहुत ईजी है, बट वो कई बार ऐसे कंफ्यूज आपको कर देगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको इसकी फुल फॉर्म अच्छे से पता होनी चाहिए। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसके फुल फॉर्म है। ठीक है। अब है क्या आरटीई एक्ट 2009? देखो, ये अधिकार दे रहा है किसका? शिक्षा का। ठीक है। यानी कि सभी बच्चों को यहाँ पर शिक्षा का अधिकार है, आप उनसे ये अधिकार नहीं छीन सकते हैं। और ये जो अधिकार है, ये जो आपका नियम है, वो कहीं ना कहीं वो लागू हुआ था 2009 में, इसलिए इसको आरटीई एक्ट 2009 का नाम दिया गया है। इसका जो ऑब्जेक्टिव अगर आपसे पूछे भाई क्या इसका उद्देश्य है लाने का, तो अचीव करना गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि एक लक्ष्य प्राप्त करना। प्रारंभिक शिक्षा बच्चा यहाँ पर ले पाए, कोई भी बच्चा शिक्षा की मेन धारा से ना छूटे, मेन स्ट्रीम से ना वंचित रह जाए, ये इसका एक एम है। सार्वभौमिकरण करना है। सार्वभौमिकरण किसका? शिक्षा का। सभी बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। और जब भी हम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं कि बच्चे को पहली से 8वीं तक की जो मूलभूत शिक्षा है वो बच्चे को प्रदान करने की बात आरटीई के तहत करी गई है। ठीक है। तो इसका गोल अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे एजुकेशन, यानी कि एलिमेंट्री जो एजुकेशन है उसका यूनिवर्सलाइजेशन। सेकेंड है, दिस इज एन एक्ट हुज ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 ईयर्स। आपसे एज भी पूछा जाता है कि जो आरटीई एक्ट है वो किस साल से किस साल तक की शिक्षा की बात करता है, तो 6 से 14 साल तक की शिक्षा की बात करता है। यानी कि 8वीं कक्षा तक की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो बच्चे को मिलनी चाहिए, वो उसका अधिकार है। और ये फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन बच्चे को यहाँ पे मिलनी चाहिए है। और इससे बच्चे को वंचित रखना मतलब कहीं ना कहीं इस नियम के साथ छेड़खानी करना है, और इस नियम के साथ अगर कोई छेड़खानी करता है तो वहां पर दंड का प्रावधान भी है। तो 8वीं कक्षा तक जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो बच्चे को फ्री दी जाएगी। इसके अलावा हमने पिछली क्लास में डिसेबिलिटी एक्ट भी पढ़ा था, याद होगा ना? 2016 का जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए जो शिक्षा का अधिकार है वो कितना करा गया है, तो 6 से 18 ईयर्स। अगर आपसे नॉर्मल बच्चे का पूछा जाए तो आप बताएंगे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 साल से 14 साल के बच्चे की। और अगर डिसेबल्ड बच्चों का पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? 6 से 18 साल के बच्चे की फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात, जो कि किस एक्ट के तहत करी गई है? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत यहाँ पर करी गई है। इतनी चीजें यहाँ से समझ में आई। बहुत फैक्ट चीजें हैं इसमें यहाँ से, और समझने की चीजें हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेनी है। इसके अलावा इसका जो आप कह सकते हो कि किसके तहत यहाँ पर ये आरटीई एक्ट आया है, तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पर किया गया था। हमारे संविधान में 86वां संशोधन यहाँ पर किया गया था, जिसमें शिक्षा को एक फंडामेंटल राइट यहाँ पर बना दिया गया था। 2002 में ये हुआ था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके तहत शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था, फंडामेंटल राइट यहाँ पर बना दिया गया था। और इसी से रिलेटेड आपका क्या आया था? फिर आरटीई एक्ट 2009 यहाँ पर लाया गया था। ठीक है। तो सभी बच्चों को ये जो अधिकार है शिक्षा का ये मिले, ये किन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन क्या चीजें करेगा, पेरेंट्स की, टीचर की, लोकल अथॉरिटीज की, स्टेट गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही सब बताने का काम किसका है? यही सब बताने का आरटीई एक्ट 2009 का काम है। ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है किस संशोधन के तहत, तो 86वां संविधान संशोधन के तहत यहाँ पर शिक्षा को एक फंडामेंटल राइट यहाँ पर बनाया गया था, जो कि एक बेस है किसका? आरटीई एक्ट 2009 का। ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो साल मैंने आपको बताई है 6 to 14 और 6 to 18, ये आप ध्यान में रखेंगे।
अब यहाँ पर जब बात हो रही है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो उसके बारे में ध्यान में रखिएगा। ये जो अमेंडमेंट है ये 2002 में हुआ था। इसके तहत किस आर्टिकल को जोड़ा गया था, बहुत बार पूछा जाता है। तो आर्टिकल 21A को ऐड करके यहाँ पर क्या किया गया था कि जो शिक्षा है वो आपकी 6 to 14 जो हमने बात करी ना कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, वो किस आर्टिकल को जोड़ के कहा गया है, तो आर्टिकल 21A को यहाँ पर जोड़ करके कहा गया है कि सभी बच्चे को 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी। और आर्टिकल 45 को भी इसमें संशोधित किया गया है। तो आपको 21A आर्टिकल जरूर ध्यान में रखना है। आपसे पूछा जाता है कि किस आर्टिकल को जोड़कर यहाँ पर ये बोला गया है, तो आर्टिकल 21A, ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। तो आर्टिकल 21A की अगर बात हो रही है तो ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि स्टेट मस्ट प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स। यहाँ पर जितने भी आपके राज्य हैं वो 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं सभी को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का काम करेंगे। ये आर्टिकल 21A जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ था, जो संशोधन हुआ था, इसके तहत इसको लाया गया है, ठीक है। आर्टिकल 45 भी है। आर्टिकल 45 क्या कहता है कि ये जो है 6 साल से पहले के जो बच्चे हैं, यानी कि जो ECCE है, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन है, जो आपकी जो हमने NEP में पढ़ा है, ECC क्या होता है, ठीक है। तो इसमें आपका ये जो बच्चा है 6 साल में, मतलब वो पहली कक्षा में जाएगा, उससे पहले भी बच्चे की शिक्षा को कौन सुनिश्चित करता है, तो आर्टिकल 45 यहाँ पर बात करता है कि ECC शिक्षा की बात करता है, ठीक है, कि प्रारंभ में बच्चे की जो बाल्यावस्था है उसका देखभाल और जो शिक्षा है प्रारंभ में, उसकी बात आर्टिकल 45 यहाँ पर करता है। इतनी चीजें यहाँ से क्लियर हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। और ये जो नोट में मैंने यहाँ पर डाला है वो वही चीजें डाली है कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो डिसेबल्ड स्पेशल बच्चे हैं, उनके लिए 6 to 18 साल यहाँ पर बताया गया था, जो भी किस एक्ट के तहत, डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत। ये मैंने आपको ऑलरेडी वहां पर जोड़ के बता दिया है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब कुछ डेट ध्यान में रख लो भाई, RT एक्ट अगर आया था तो कब आया था, ये ध्यान में रख लेना। तो देखिए, सबसे पहले तो राज्यसभा से इस बिल को, राइट टू एजुकेशन एक्ट को पास करने का काम कब हुआ, 20 जुलाई 2009 को इसको राज्यसभा से मंजूरी मिली। 4 अगस्त 2009 को इसको लोकसभा से मंजूरी मिली। और इस बिल को उस टाइम जो प्रेसिडेंट थी प्रतिभा सिंह पाटिल, उन्होंने इस पर साइन कर दिया था 26 अगस्त 2009 को। ये डेट ध्यान में रख लेना, इसको तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली डेट तो जरूर ध्यान में रख लेना, ठीक है, कि 1 अप्रैल 2010 को है ये RT 2009, लेकिन इसको अप्रैल 1 2010 को इसे इंप्लीमेंट कर दिया गया, यानी कि लागू कर दिया गया। और कहां पर, होल इंडिया, पूरे भारत में, लेकिन किसको छोड़ करके, जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत में RT एक्ट 2009 को यहां पर लागू कर दिया गया। और लागू करने का काम कब हुआ है, तो आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो कि जो स्कूल है वो आपके 1 अप्रैल से स्टार्ट होते हैं, तो 1 अप्रैल 2010 से इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया सारे भारत में, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। समझ में आई इतनी चीजें, ठीक है। तो ये 2 दिन डेट है भाई, देखो फैक्चुअल है, ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है, राजस्थान का भी पूछ लिया जाता है, तो अमेंडमेंट मोशन ऑन द RT एक्ट 2009 वाज पास्ड बाय द, तो राजस्थान विधानसभा द्वारा 29 मार्च 2011 को इसको क्या किया गया, पारित किया गया इस प्रस्ताव को। और ये 1 अप्रैल 2011 से 1 अप्रैल 2010 से तो ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पर लागू हुआ। और राजस्थान की बात करें तो इसे राजस्थान RTET के नाम से जाना जाता है, ठीक है, राजस्थान RTET नहीं, RET, ठीक है, RT। तो राजस्थान राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2011 इसको राजस्थान के नाम से जाना जाता है। और ये 1 अप्रैल 2011 को इसको लागू किया गया, कहां पर, राजस्थान में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और RTE एक्ट को लागू करने वाला जो इंडिया है वो कौन सा देश बन गया है, 135th कंट्री यहाँ पर जो अपना भारत है वो इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला 135वां देश यहाँ पर बन गया है। इतनी चीजें यहाँ पर क्लियर हुई। अब बात करते हैं इसके अंदर है क्या RT एक्ट के अंदर। तो इसके अंदर टोटल जो है ना वो आपके 7 तो चैप्टर है, 7 इसमें अध्याय है। इसमें जो ये स्ट्रीम नहीं है, सॉरी मैं यहाँ पर इसको कर दूंगी इसको चीज, ये सेक्शन है, ठीक है। कुल धाराएं कितनी है, 38 है। चैप्टर यानी कि अध्याय है 7, धाराएं हैं 38, स्केड्यूल है 1। और जो सबसे बड़ा चैप्टर है आपका वो चैप्टर 4 है, जिसके अंदर कितने सेक्शन है, 12 से 28 चैप्टर यहाँ पर आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा सेक्शन है। बाकी आपको सारे सेक्शन अकॉर्डिंगली करने हैं यहाँ पर। और जरूरी नहीं है कि आप सारे ही याद करो, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी हैं उनमें जो आपको याद करनी है। तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता दूंगी, बट मैं यहाँ पर कराऊंगी आपको सारे, ठीक है। चलिए चैप्टर 1 के अंदर क्या
बात कर रहा है, तो जो चैप्टर 1 है उसके अंदर इंट्रोडक्शन है। भाई कोई भी चीज जब भी स्टार्ट होती है तो पहले उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि हम कर क्या रहे हैं। तो चैप्टर 1 के अंदर क्या है, इंट्रोडक्शन है। इसके अंदर आपके 2 सेक्शन शामिल है। किस चैप्टर के अंदर कितने सेक्शन है ये भी थोड़ा ध्यान में रख लेना। तो इसके अंदर 2 सेक्शन है ओनली। और सेक्शन 1 के अंदर, चैप्टर 1 के अंदर 2 सेक्शन है। सेक्शन 1 क्या कहता है, तो ये आपका जो टाइटल है, जो मेन आपका फुल फॉर्म है, उसकी ही बात करता है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है। और ये जो एक्ट है ये हर कहां पर एप्लीकेबल नहीं है, ये भी आपका सेक्शन 1 में बात करी गई है। तो जितने भी मदरसे हैं, जितने भी वैदिक स्कूल है, ठीक है, जो भी आपके रिलीजियस ट्रेनिंग वाले स्कूल है, मतलब धार्मिक प्रशिक्षण देने वाले जितने भी स्कूल है, वहां पर ये लागू नहीं होता है। मदरसों में, वैदिक पाठशालाओं में और धार्मिक प्रशिक्षण देने वाले विद्यालयों में ये लागू नहीं होगा। ठीक है। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रख लेना कहां कहां पर इसको लागू नहीं किया गया है। सेक्शन 2 बात करता है डेफिनेशंस की। अब यहाँ पर इस आरटी एक्ट के अंदर आपको बहुत सारे ना टर्म्स देखने को मिलेंगे, उन सभी टर्म्स को डिफाइन करने का काम सेक्शन 2 में किया गया है। ठीक है। इतना ही मतलब नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लो फिर भी। तो प्रॉपर गवर्नमेंट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी गई है। डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, यानी कि अभावग्रस्त बच्चे कौन होते हैं, जिनके पेरेंट्स की जो आय है वो कम होती है, वो ऐसे बच्चे आते हैं। ठीक है। जो कि पेरेंट्स जो है उनकी बेसिक इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है, ऐसे बच्चे डिप्राइव्ड चिल्ड्रन कहे जाते हैं। लोकल पेरेंट्स मतलब वहां के जो स्थानीय अभिभावक है, पेरेंट्स, उनकी बात करेगी। स्कूल आपको पता है, चाइल्ड आपको पता है 6 से 14 साल की शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चे भी 6 से 14 साल के बच्चे होंगे। एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है, आपकी 1 से 8वीं तक की शिक्षा की बात करेंगे। तो ये डेफिनेशन है जो कि सेक्शन 2 के तहत करे गए हैं। अब बात आती है चैप्टर 2 में क्या है। तो जो चैप्टर 2 है आपका, उसके अंदर आपके कितने सेक्शन आ जाते हैं, इसके अंदर आपके 3 सेक्शन आ जाते हैं, सेक्शन 3 to 5। ठीक है। चलिए सेक्शन 3 क्या कहता है, सेक्शन 3 कहता है कंपलसरी एजुकेशन। कौन सा, 6 to 14 ईयर्स की कंपलसरी एजुकेशन की बात सेक्शन 3 में कही गई है। पूछा जा सकता है और ऐसे पूछा भी जाता है कि किस सेक्शन में ये कहा गया है, किस सेक्शन में वो कहा गया है। ठीक है। तो वो ध्यान में रखना। तो 6 से 14 साल का जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है वो चैप्टर 2 के धारा 3 में कही गई है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। ठीक है। चलिए सेक्शन 4 क्या कहता है कि जो स्पेशल प्रोविजन है बच्चे को वो प्रोवाइड कराया जाएगा। अब ये जो विशेष प्रावधान है ये क्या है, ये आपको पता रहना चाहिए है कि ऐसे बच्चे जिनको एडमिट नहीं किया गया है, हु हैव नॉट कंप्लीटेड एलिमेंट्री एजुकेशन, उनको एज बेस्ड एडमिशन का प्रावधान है। एज बेस्ड मतलब मान लो कोई एक बच्चा है और वो किसी कारणवश स्कूल से उसने मतलब वो स्कूल नहीं जा पाया, उसका ड्रॉप हो गया है, और अब वो जो बच्चा है उसकी उम्र 10 वर्ष है, मतलब 10 ईयर्स, अगर उसकी 10 साल का वो बच्चा है तो उसकी एज के अकॉर्डिंग आप उसको एडमिशन देंगे। ये नहीं करेंगे कि इसने तो स्कूल ही नहीं गया तो इसको मैं नर्सरी में बिठाऊंगा या इसको मैं फर्स्ट क्लास में बिठाऊंगा। वो 10 साल का बच्चा जो है 5वीं कक्षा में बैठने के लायक है तो उसको 5वीं कक्षा में ही आप एडमिशन देंगे। एज के ऊपर बेस्ड एडमिशन है ये। ठीक है। तो ये किस धारा में कहा गया है, ये धारा 4 में यहाँ पर कहा गया है कि एज बेस्ड एडमिशन की बात करेंगे। जिस उम्र का बच्चा है उसको उसी उम्र के अकॉर्डिंग आप एडमिशन देंगे। उसके बाद सेक्शन 5 है आपका राइट टू ट्रांसफर टू अदर स्कूल। अगर कोई बच्चा अपना ट्रांसफर कराना चाहता है तो आप उसको मना नहीं कर सकते हो। ठीक है। स्कूल की ये जिम्मेदारी है कि आप उस बच्चे को ट्रांसफर करेंगे जहां वो करवाना चाहता है। विद्यालय का स्थानांतरण करने का जो प्रावधान है वो धारा 5 में किया गया है, और विद्यालय स्थानांतरण के साथ साथ बालक के सभी अधिकारों का भी स्थानांतरण किया जाएगा। ये कौन बोलता है, ये सेक्शन 5 यहाँ पर बोलता है। ठीक है। इतना जरूरी नहीं है ये। चलिए चैप्टर 3 पर चलते हैं। चैप्टर 3 है ड्यूटीज ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। भाई सरकार का क्या कर्तव्य है, लोकल अथॉरिटी और पेरेंट्स के क्या कर्तव्य है, ये हम चैप्टर 3 में पढ़ते हैं। ठीक है। ध्यान में रखिएगा किस चैप्टर में, चैप्टर 3 में। और यहाँ पर जो आपके आर्टिकल आ जाते हैं वो आपके 6 से 11 आर्टिकल यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है। यानी कि 6 6 धाराएं आपकी इसमें आ जाती है, 6 से 11। तो जो सेक्शन 6 आपका क्या कहता है कि स्कूल का एस्टैब्लिशमेंट, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये केवीएस में भी पूछा जाता है। ठीक है। तो प्राइमरी स्कूल जो है वो कितने किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए है, और अपर प्राइमरी स्कूल कितने किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए है, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है। तो ये सेक्शन 6 में बात करी गई है। ये भी पूछ सकता है किस सेक्शन में बात करी गई है। तो प्राइमरी स्कूल जो है वो 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में होनी चाहिए। ठीक है। प्राइमरी स्कूल, और जो अपर प्राइमरी स्कूल है वो किसके होने चाहिए, 2 से 2.5 किलोमीटर के रेडियस में आपके अपर प्राइमरी स्कूल है, ये 6 से 8 वाले, ये कब होने चाहिए, 2 से 2.5 किलोमीटर के रेडियस। तो ये रेडियस आपसे पूछा जाता है भाई। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट जो सेक्शन आ जाता है आपकी, नेक्स्ट जो धारा है वो 7 आ जाती है, और 7 में फाइनेंशियल रेशियो की बात करी गई है कि जितने भी स्कूल है उनके अंदर जो फाइनेंशियल चीजें हैं वो करने का काम कैसे कैसे होता है। तो ये आपसे बहुत पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 7 है ये। और इसमें ये कहा गया है कि जो फाइनेंशियल रेशियो है, यानी कि जो आप कह सकते हो कि वित्तीय अनुपात, ठीक है, तो वो सेंटर का और स्टेट का कितना परसेंट है, तो सेंटर यहाँ पर 60% देगी और स्टेट यहाँ पर 40% देगी, ठीक है। तो सेंटर और स्टेट का है 60:40 का। और जब भी बात आती है किसकी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की, ठीक है, यानी कि उत्तरी पूर्वी जो राज्य है उनकी बात आती है, तो उसमें जो सेंटर है वो 90% देंगे और जो उत्तरी पूर्वी राज्य है वो 10% यहाँ पर देंगे। तो ये रेशियो जरूर ध्यान में रख लेना, 60-40 का नॉर्मली स्टेट में, और जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहां पर 90 और 10 का रेशियो होता है। ये ध्यान में रख लेना, ये पूछा गया और मैंने बहुत बार देखा है। और ये भी ध्यान में रख लेना किस सेक्शन के तहत ये कही गई है। सेक्शन 8 बात करता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या है, जैसे मिड डे मील से रिलेटेड, बुक्स वगैरह से रिलेटेड, ये सारी चीजें किन की है, ये इतना जरूरी नहीं है बट फिर भी ध्यान रख लेना सेक्शन 8 में, ठीक है। आपसे पूछ ले ऐसे ही पूछेगा भाई कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उनकी ड्यूटी किस सेक्शन में डिसाइड करी गई है, तो मिड डे मील में मतलब मिड डे मील और बुक्स, ये ऐसी सारी जो चीजें हैं वो सेक्शन 8 में बात करी गई है। सेक्शन 9 है लोकल अथॉरिटी की ड्यूटी है। यहाँ पर लोकल अथॉरिटी मतलब जैसे साफ सफाई आ गई, एमसीडी वगैरह जिसमें आ गई, जिनका काम वहां पर देख रेख का होता है। तो सेक्शन 9 में जो है ये आपका है, इतना जरूरी नहीं है बट फिर भी हम कर रहे हैं यहाँ पर। सेक्शन 10 है कि पेरेंट्स और जो गार्जियन है उनके भी कुछ ड्यूटी है, उनके भी कुछ उत्तरदायित्व हैं, कि जैसे आप अपने बच्चे को घर पे नहीं रख सकते हो, आपका बच्चा अगर पढ़ने की उम्र में है तो आप उसको स्कूल में भेजेंगे, वो उसका अधिकार है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस बारे में बात करी गई है कि माँ बाप के भी कुछ कर्तव्य होते हैं यहाँ पर। और सेक्शन 11 है जिसमें गवर्नमेंट है प्री स्कूल एजुकेशन की बात करता है। प्री स्कूल एजुकेशन मतलब आंगनवाड़ी वगैरह, ठीक है, प्ले स्कूल एजुकेशन यानी कि पहली क्लास से जो पहले बच्चा पढ़ के आता है ना, जो आपकी ईसीसी के अंतर्गत आ जाता है, तो उसकी एजुकेशन आप कह सकते हो बाल वाटिका, आंगनवाड़ी, इन सबको ओपन करने की बात करी गई है किसमें, सेक्शन 11 में। तो ये भी जरूरी है, इसको भी आप ध्यान में रख लेना। चैप्टर 4 आ जाता है जो कि आपका सबसे बड़ा चैप्टर है, अध्याय 4 है, जिसमें स्कूल की और अध्यापकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उत्तरदायित्व के बारे में बात करी गई है। ये यहाँ पर जो मैंने आपके लिए डाला है ना भाई, ये जो मतलब हेडलाइन टाइप, इसको जरूर ध्यान में रख लेना। इसलिए बोल रही हूँ कि जो चीज मैंने लिखी है ना वो बहुत जरूरी चीज आपके लिए लिखी है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा आपके लिए, ठीक है। तो इसमें जो सेक्शन आ जाते हैं वो आपके कितने आ जाते हैं, वो आपके 12 से 28 सेक्शन यहाँ पर आ जाते हैं। तो सेक्शन 12 को देख लो। सबसे पहले ये कहता है कि आप जो है अपने स्कूल में 25% सीट जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले बच्चे के लिए रखेंगे। जो बच्चे गरीब है, जो बच्चे कमजोर उससे आते हैं, परिवार से आते हैं, तो उनके लिए कितनी % सीटों को रिजर्व करना होगा सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को, तो 25% सीट्स को यहाँ पर रिजर्व करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। और किस क्लास में, स्टूडेंट इन क्लास 1 ऑफ देयर स्कूल फॉर पुअर चिल्ड्रन, जिनकी एनुअल जो इनकम है वो 2 लाख रुपए से कम हो, यानी कि सालाना आय उनकी 2 लाख रुपए भी ना हो, ऐसे बच्चों के लिए आप 25% सीट यहाँ पर रिजर्व करके रखेंगे, ठीक है। हालांकि आज के प्राइवेट स्कूल तो अपनी मनमानी कर ही रहे हैं, बट यहाँ पर आरटी में ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। सेक्शन 13 की बात करेंगे। नो ट्यूशन फी, एडमिशन फी आप नहीं ले सकते हैं, कोई भी फीस आप बच्चे से नहीं लेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन के टाइम पर, ठीक है। आप जब बच्चे का एडमिशन कर रहे हो तो अभी प्राइवेट वाले क्या करते हैं भाई, एडमिशन की फीस लेते हैं, ठीक है, एडमिशन की फीस वो लेते हैं और बहुत बढ़िया फीस यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी ट्यूशन फी, कोई भी एडमिशन फीस आप बच्चे से नहीं लेंगे, ट्यूशन फी भी नहीं लेंगे। और अभी जो आजकल आप देखते हो ना कि बच्चे का एडमिशन कराने के लिए आप एक एंट्रेंस टाइप पेपर दे दिया जाता है, वैसे वो मतलब फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन कोई भी आप स्क्रीनिंग प्रोसेस यानी कि एंट्रेंस एग्जाम बच्चे का नहीं लेंगे, ये सेक्शन 13 में कहा गया है। आप किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी चीज नहीं करेंगे, सिर्फ उसको एज बेस्ड एडमिशन देंगे और वो उस बच्चे का अधिकार है। ना तो उससे कोई ट्यूशन फी ली जाएगी, ना एडमिशन फी, कुछ भी नहीं, ना उसका कोई एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा, बच्चे को सीधे तौर पर एडमिशन दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, सेक्शन 13, ठीक है। इसका जिक्र थोड़ा आगे भी आएगा तो इसको ध्यान में रखना। इसके साथ साथ जो सेक्शन 14 है वो क्या बोलता है कि प्रूफ ऑफ एज ऑफ एडमिशन, अगर किसी बच्चे के पास उसके एज का प्रूफ नहीं है एडमिशन के लिए तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो कोई बच्चा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं प्रेजेंट कर पाया आपने, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको एडमिशन नहीं देंगे, आप उसको एडमिशन देंगे। नो चिल्ड्रन शैल बी डिनाइड, आप उसको मना नहीं कर सकते हो। सेक्शन 15 कहता है
लास्ट डेट ऑफ एडमिशन ऑफ चाइल्ड इज, वैसे तो 30 सितंबर होती है लास्ट डेट, लेकिन आप बच्चों को एडमिशन किसी भी टाइम, मतलब पूरे साल में किसी भी टाइम आप देंगे। आप ऐसा नहीं है कि उसको ये कह देंगे अब तो एडमिशन का टाइम नहीं है, हम नहीं लेंगे एडमिशन। बच्चे के एडमिशन आप थ्रू आउट द ईयर आप कभी भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये है, मतलब सिंपल सी बात ये कही गई है कि मना तो करना ही नहीं है, बच्चे को स्कूल में आपने एडमिट करना ही करना है। चैप्टर 16 है नो डिटेंशन पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है नो डिटेंशन पॉलिसी। इसमें ये कहा गया है कि अगर बच्चा अगर मान लो किसी कारणवश फेल हो गया है तो आप उसको क्या नहीं कर सकते, आप उसको क्लास में मतलब रोक नहीं सकते, उसको आप फेल नहीं कर सकते हो, आप ऐसे समझो। चाइल्ड विल नॉट बी डिटेन्ड और डिटेन्ड एट एनी स्टेज अंटिल ही कंप्लीट्स एलिमेंट्री एजुकेशन। जब तक वो 8वीं तक की अपनी जो मूलभूत शिक्षा है वो प्राप्त नहीं कर लेता तब तक आप उसको डिटेन नहीं कर सकते हो, आप क्लास में रोक नहीं सकते, आप उसको फेल नहीं कर सकते हो, आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते हो, ऐसा कहा गया था। लेकिन फिर उसके बाद ना एक अमेंडमेंट यहां पर किया इस एक्ट के अंदर, जो कि 2019 में हुआ, और इस अमेंडमेंट के तहत थोड़ा सा बदलाव यहां पर किया गया, क्योंकि बहुत दिक्कत होने लगी थी कि जो बच्चे बिल्कुल ही नहीं पढ़ पा रहे थे। तो उसके बाद थोड़ा सा इसमें बदलाव यहां पर किया गया कि इसमें क्या किया गया कि एक कॉमन टेस्ट यहां पर लिया जाएगा, ठीक है। जब भी आपका जो शैक्षणिक सत्र है जब वो आपका खत्म होगा एकेडमिक ईयर, तो उसमें कॉमन टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा 5वीं ग्रेड में और 8वीं ग्रेड में, 5वीं और 8वीं क्लास में, ठीक है। जब भी एकेडमिक ईयर खत्म होगा तो एक टेस्ट लिया जाएगा। अगर बच्चा फेल हो जाता है तो उसको एडिशनल इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी, मतलब उसको थोड़ा सा स्पेशली देखा जाएगा और उसकी जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी है उसको भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करी जाएगी और उसका 2 महीने के बाद फिर से रीटेस्ट लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा इसमें अमेंड किया गया कि आप बच्चे का टेस्ट लो 5वीं और 8वीं के एंड में, और फिर अगर वो फेल हो जाता है तो आप उसको थोड़ा एडवांस में उसको थोड़ा पढ़ाओ, कुछ लर्निंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करो। फिर भी वो फेल हो जाता है, इफ द चाइल्ड फेल्स इन रीट्रेनिंग, तो फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वहां पर डिसाइड करेगी कि उसको डिटेन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मतलब ये वहां पर छोड़ दिया कि वहां की जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी कि उस बच्चे को रोकना है कि आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो नो चाइल्ड कैन बी एक्सपेल्ड, बच्चे को स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकते हो जब तक वो 8वीं कक्षा पूरी ना कर ले। मतलब कहने का ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा इसमें फेल हो गया तो हम इसको स्कूल से निकाल रहे हैं, एक्सपेल तो आप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट थोड़ा ध्यान में रख लेना, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 16 है जो कि नो डिटेंशन पॉलिसी की बात करता है, लेकिन बाद में उसको अमेंडमेंट कर दिया गया, उसका संशोधन यहाँ पर कर दिया गया। सेक्शन 16 कहता है कि आप किसी भी प्रकार का फिजिकल दंड नहीं देंगे, कोई भी मेंटल हरासमेंट बच्चे को, मतलब ये कि मारपीट नहीं करेंगे, ठीक है, मारपीट नहीं करेंगे, वो सेक्शन 17 बोलता है। सेक्शन 18 बोलता है कि अगर कोई भी स्कूल है वो मान्यता प्राप्त स्कूल होना चाहिए है, ऐसा कोई भी स्कूल नहीं होना चाहिए जिसके पास मान्यता ना हो। भाई कोई भी स्कूल है तो उसके कुछ स्टैंडर्ड है जो उसको फॉलो करने होते हैं, तो उसको रिकॉग्निशन मिलता है सरकार की तरफ से कि हाँ ये जो स्कूल है वो मान्यता प्राप्त स्कूल है, यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे एक वैलिड शिक्षा लेंगे, मतलब इनवैलिड नहीं लेंगे, ठीक है। तो कोई भी स्कूल बिना सर्टिफिकेट के नहीं रहना चाहिए, ये सेक्शन 18 बोलता है। सेक्शन 19 कहता है इफ एनी स्कूल डज नॉट मीट द चेंज्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इट्स रिकॉग्निशन, अगर कोई भी स्कूल सरकार के द्वारा बनाए गए मानक को फुलफिल नहीं करता है तो उस विद्यालय की मान्यता यहाँ पर रद्द कर दी जाएगी। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 19 बोलता है कि मान्यता रद्द कर दी जाएगी अगर आप सही से अपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करेंगे। सेक्शन 20 कहता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास राइट है टू चेंज द स्टैंडर्ड सेट, भाई वहां की जो गवर्नमेंट है वो जो मानक है भाई स्कूल का क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो चेंज करने का अधिकार वहां की जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वहां का होता है। तो ये इतना जरूरी नहीं है। बाकी सेक्शन 21 बहुत जरूरी है। सेक्शन 21 स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, आपने बहुत बार यहां से सवाल देखा होगा, एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो ये एक ऐसी कमेटी होती है जो मैनेज और कंट्रोल करने का काम स्कूल को करती है, यानी कि स्कूल का प्रबंधन की जिम्मेदारी इसकी है, स्कूल में क्या चीज कैसे होगी हर चीज को कंट्रोल करने का काम एसएमसी का होता है, ठीक है। तो एसएमसी के बारे में ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। अब एसएमसी में कितने मेंबर्स होते हैं ये आपको पता रहना चाहिए। तो एट प्रेजेंट जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसके अंदर 16 मेंबर्स होते हैं, 16 मेंबर टोटल में होते हैं। अभी 16 मेंबर में जो 50% है वो महिलाएं होंगी, 50% मतलब 8 मेंबर कितनी होगी, महिलाएं होंगी। आउट ऑफ 16 मेंबर, अब 8 तो ठीक है महिलाएं होंगी, लेकिन जो 75% है 16 की वो कौन होंगे, वो पेरेंट्स होंगे,
पेरेंट्स कैसे 75% होता है 3/4 हिस्सा, बाई 16 का 3/4 हिस्सा, तो जब आप इसको काटेंगे तो ये 12 होता है। यानी कि जो 12 सदस्य है 16 में से वो उस स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चों के माँ बाप होंगे, बच्चों के पेरेंट्स होंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा 12 मेंबर्स कैसे कौन होंगे, पेरेंट्स होंगे। और जो बचे हुए 4 हैं वो कौन कौन होगा, एक हेडमास्टर होगा, एक टीचर होगा जो कि फीमेल होगा, और एक स्टूडेंट होगी वो भी फीमेल ही प्रेफर करी जाएगी, और एक विलेज का हेड होगा, गांव का प्रधान होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेना कि कितना तिहाई आपका पेरेंट्स होना चाहिए, तो 3/4 हिस्सा पेरेंट्स होना चाहिए, या आप कह सकते हो 75% आपका क्या होना चाहिए, पेरेंट्स होना चाहिए। ठीक है, बहुत जरूरी चीजें हैं ये जो मैंने अभी आपको बताई है। इसके अलावा चेयरमैन ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या होगा भी, एक पेरेंट होगा, उसका चेयरमैन कौन होगा, पेरेंट होगा, और सेक्रेटरी जो है वो स्कूल का प्रिंसिपल होगा, और ये जो समिति है वो 2 साल के लिए बनाई जाती है। तो ये फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको एसएमसी के बारे में पता होनी चाहिए है। आरटी पढ़ने का कोई फायदा नहीं अगर आपको ये नहीं पता। इसके अलावा सेक्शन 22 क्या कहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी स्कूल हेड टू प्रिपेयर। ये कहता है कि जो एसएमसी है, स्कूल मैनेजमेंट प्लान है, ठीक है, ये जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, वो एसएमसी तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी थी, और जो स्कूल मैनेजमेट प्लान है वो बनाने का काम किसका है, स्कूल हेड का होता है। इतना जरूरी नहीं है। सेक्शन 23 कहता है कि जो क्वालिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट, भाई टीचर्स को आप सेलेक्ट करेंगे तो उनकी एक क्वालिफिकेशन होती है। टेट क्वालिफाई एग्जाम टीचर्स को लिया जाता है, हालांकि प्राइवेट स्कूल तो किसी को भी ले लेते हैं, लेकिन टेट क्वालिफाई एग्जाम का एक मिनिमम आप कह सकते हो एलिजिबिलिटी होती है। इसका जो जिक्र है वो सेक्शन 23 करता है आरटी एक्ट 2009 के अंदर। ठीक है, तो सेक्शन 24 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, बहुत जरूरी सेक्शन है। इसके अंदर आप जितना मर्जी स्टार लगा लीजिए उतना कम है। तो ड्यूटीज ऑफ टीचर और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम सेक्शन 24 बात करता है। इसके अलावा आपसे बारंबार ये सवाल पूछा गया है कि प्यूपल टीचर रेशो कितना होना चाहिए, यानी कि क्लास के अंदर कितने बच्चे हो तो उसके ऊपर कितने टीचर हो। तो प्राइमरी यानी कि जो 1 से 5वीं कक्षा तक के जो बच्चे क्लास होती है, बच्चे होते हैं, उनके अंदर एक क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो वहां पर एक टीचर होगा। अपर प्राइमरी में ये 5 बढ़ जाता है, 35 बच्चों पर एक टीचर होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बहुत जरूरी है। ऐसे ध्यान में रखना, छोटे बच्चों का 30, बड़े बच्चों का 35, टीचर 1। ठीक है, ऐसे ध्यान में रखना। अब इसके अलावा आपसे भाई घंटे भी पूछ लिए जाते हैं आपसे। ठीक है, आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई कितने घंटे आपको कितना वर्किंग आवर होना चाहिए, कितने घंटे आपको वहां पर पढ़ाना होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि प्राइमरी में यानी कि 1 से 5वीं कक्षा तक की जो बच्चे होते हैं उनमें वर्किंग डेज तो आपके 200 होंगे, और अपर प्राइमरी में 220 होंगे वर्किंग डेज, और वर्किंग आवर जो होते हैं वो 800 होंगे किसमें, प्राइमरी में, और 1000 होंगे किसमें, अपर प्राइमरी में। तो इनको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, एक बार आंख से बस निकालना है आपको, 1-2 बार रिवाइज करना है, वो दिमाग में अपने आप बैठ जाता है। ठीक है, तो 200 और 220, 800 और 1000 ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगर आपके बच्चे जो है वो 200 हो गए हैं तो आपको एक हेडमास्टर की रिक्वायरमेंट होती है, वो अभी नीचे आ जाएगा समझ में आपको। चलिए, वैसे कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन जो आपके एग्जाम्स वगैरह आते हैं ना तो उसमें ये सवाल आते हैं, इसलिए आपको ये चार्ट मैंने बता करके दे दिया है, तो इसमें से देख करके आप अपने आंसर को टिक कर लेना, वो गलत नहीं होंगे। चलिए, हम बात कर रहे थे किसमें भाई, 30 बच्चे हो तो एक टीचर, और 35 बच्चे हो तो भी एक टीचर, जो कि प्राइमरी अपर प्राइमरी है। नॉर्मल अगर देखें तो अगर आपके क्लास में 60 बच्चे तक हैं तो आपके टीचर 2 होने चाहिए हैं। 60 से 90 है तो आपके टीचर 3 होने चाहिए हैं। 91 से 120 है तो 4 टीचर होंगे। 121 से 200 है तो फिर टीचर कितने हो जाएंगे, 5 टीचर हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने ऊपर कहा ना कि 200 बच्चे हैं तो मतलब आपके जो टीचर्स हैं वो आपके 5 हो जाएंगे, प्लस में एक हेडमास्टर भी हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसके अलावा आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि अगर 150 बच्चे से ज्यादा है तो फिर आप 5 टीचर लगाएंगे और एक हेड टीचर और आपका हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना भाई। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना कि आपका एक हेड टीचर कब होगा, और 5 टीचर तो आपके हो ही जाएंगे वहां पर। ठीक है, तो मोर देन 200 स्टूडेंट है तो आपका जो टीचर रेशियो है वो आपका चेंज हो जाएगा, फिर वो आपका चेंज हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 40:1 हो जाएगा। 200 स्टूडेंट से कम है तो फिर आपका टीचर रेशियो वही रहेगा जो ऊपर था 30-35 वाला ही, और अगर आपका बच्चे 200 से ज्यादा हो गए हैं तो फिर जो टीचर रेशियो है वो आपका 40:1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, फैक्चुअल चीजें हैं, बाकी इसमें रखने की कोई जरूरत है नहीं। हेड टीचर कब हो जाएगा ये ध्यान में रख लेना, और ये तो आप 30-30-30 ऐड करते जाएंगे तो आप एक एक टीचर भी ऐड करते जाओ, इसको रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
बहुत जरूरी था 25वां सेक्शन। अब सेक्शन 26 आ जाता है कि कितने % सीट आपके टीचर्स की वैकेंट कितनी नहीं होनी चाहिए। तो 10% से ज्यादा वैकेंट पोस्ट एक स्कूल में टीचर की नहीं होनी चाहिए है, ये सेक्शन 26 बात करता है। सेक्शन 27 कहता है कि टीचर की ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है बहुत बारी। तो ये कहता है कि टीचर ड्यूटी किन कामों में लगाई जा सकती है, इसके अलावा किसी काम में टीचर की ड्यूटी नहीं लगेगी। हालांकि आप तो टीचर की ड्यूटी पता नहीं कहाँ लगा दे रहे हैं ये, लेकिन सेंसस में मतलब जनगणना में लगाई जा सकती है, चुनावी कार्यों के दौरान टीचर की ड्यूटी लगती है और लगाई जा सकती है, राहत और बचाव कार्य में कोई डिजास्टर आया, भूकंप वगैरह आया, कुछ भी आया, बाढ़ वगैरह आई है, तो उसमें क्या है आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। इन 3 चीजों के अलावा एक अध्यापक की ड्यूटी कहीं नहीं लगेगी, ये सेक्शन 27 बात करता है। फिर है सेक्शन 28, प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते हैं टीचर, ये तो सबको ही पता होगा ना, अगर आप एक बारी टीचर इलेक्ट हो गए तो प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते हैं, ये 28 बात करता है। अब आती है चैप्टर 5 की बारी, जिसमें करिकुलम यानी कि जो पाठ्यक्रम है उसकी बात करी जा रही है और एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट करने की बात चैप्टर 5 में बोलते हैं। इसमें जो आपके सेक्शन आ जाते हैं वो सिर्फ 2 सेक्शन यहाँ पर आ जाते हैं, एक सेक्शन 29 आ जाता है और एक सेक्शन आपका 30 आ जाता है। चलिए सेक्शन 29 क्या कहता है कि करिकुलम के बारे में बात करता है कि जो करिकुलम है आपका उसमें मतलब क्या राइट्स है, क्या ड्यूटी है करिकुलम की, वो यहाँ पर मेंशन करी गई है। जो भी बनाता है, जो भी चेंज करता है, तो अगर कोई भी चेंज आपके पाठ्यक्रम में किया जा रहा है एलिमेंट्री एजुकेशन में 1 से 8 तक, तो इसका आप रिटन नोटिफिकेशन डालेंगे न्यूज़पेपर में भी, और जितने भी स्कूल्स हैं वहां पर भी आप मेल वगैरह से करके बताएंगे कि हम इसमें चेंज कर रहे हैं। ठीक है। सेक्शन 30 बात करता है कि कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होगा, कोई बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होगा अंटिल द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जब तक बच्चा प्रारंभिक शिक्षा ना ले ले तब तक कोई भी, इट हैज बीन प्रोविजन दैट नो बोर्ड एग्जाम, कोई भी बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद बच्चे को एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया जाएगा कि हाँ बच्चे ने जो मूलभूत जो शिक्षा है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 6 की बात करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे के अधिकारों का संरक्षण की बात चैप्टर 6 करता है। बहुत जरूरी चीजें हैं ये, चैप्टर जो 6 है बहुत जरूरी है, ध्यान में रखिएगा। 31 से 34 यहाँ पर क्या आ जाता है, 4 सेक्शन आपके इसमें आ जाते हैं। सेक्शन 31 क्या कहता है कि बच्चों के अधिकारों के लिए यहाँ पर एक नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट बनाया जाएगा, जो कि NCPCR है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे के जो चाइल्ड्स के जो राइट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये सेक्शन 31 बात करता है कि NCPCR का फॉर्मेशन होगा बच्चों के चाइल्ड राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद अगर कोई भी कंप्लेंट वगैरह आती है, कोई अगर बच्चों के चाइल्ड राइट से कोई खिलवाड़ करता है, कोई कुछ भी होता है, तो इससे रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट जो है वो सेक्शन 32 में बात करी गई है कि इसके निवारण के लिए एक तंत्र यहाँ पर तैयार किया जाएगा। ये सेक्शन 32 यहाँ पर बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 33 है आपका, इजी है मतलब इंपॉर्टेंट है 33 भी और 34 भी इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 33 कहता है कि प्रोविजन ऑफ एक्ट, इसके नियम के प्रावधानों के लिए केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइजरी के लिए कौन सी कमेटी होगी, NAC, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, और ये आपकी 33 सेक्शन में बात करी गई है। ठीक है, इसमें आपके 15 मेंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए है। सेक्शन 34 बात करता है, देखो स्टेट को सेंटर को तो एडवाइजरी कमेटी बन गई, स्टेट की भी तो बननी चाहिए ना। तो स्टेट एडवाइजरी जो काउंसिल है, जो कि आपका एक कमेटी होगी जो स्टेट को एडवाइज करने का काम करेगी इन नियमों को, इन प्रावधानों को लाने के लिए, तो ये यहाँ पर आपकी स्टेट की सेक्शन 34 में बात करता है और इसमें भी आपके 15 मेंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेना। 33-34 के अंदर आपके इन कमेटी की बात करी गई है जो कि एडवाइजरी कमेटी होगी। लास्ट सेक्शन आ जाता है चैप्टर 7 मिसलेनियस, इसके अंदर जो आपके बच जाते हैं वो आपके 4 सेक्शन आ जाते हैं, 35, 36, 37 और 38। तो 35 सेक्शन में क्या है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शन, केंद्र सरकार जो है वो टाइम डायरेक्शन यहाँ पर निकालती रहेगी वहां की जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उनके लिए इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो इतना जरूरी नहीं है ये, लेकिन जो 36 है ये आप ध्यान में रखिएगा, नो एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट स्कूल पर कैपिटा फी स्कूल एंट्रेंस। मैंने आपको कहा था ना पीछे अभी जब हम बात कर रहे थे कि कोई ट्यूशन फी नहीं ली जाएगी, कोई एडमिशन फी नहीं लिया जाएगा, कोई भी स्क्रीनिंग आपका पेपर नहीं लिया जाएगा, तो वो यहाँ पर इसकी बात करते हैं। सेक्शन 36 कहता है कि हमने जो सेक्शन 13 में पढ़ा था कि हम कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं लेंगे, कोई फीस वगैरह नहीं लेंगे, इस सेक्शन 13 के अगेंस्ट, और जब जो स्कूल है अगर वो विदाउट रिकॉग्निशन चल रहे हैं, जो हम सेक्शन 18 में पढ़ के आए हैं, और अगर स्कूल इवन आफ्टर रिकॉग्निशन, अगर किसी की रिकॉग्निशन मान्यता अगर आपकी
एक्सपायर्ड हो गई है, उसके बिना भी अगर कोई स्कूल चल रहा है तो उसके अगेंस्ट, जो कि हम 13, 18 और 19 सेक्शन में पढ़ के आए हैं, इनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। कब तक? जब तक कि आप वहां की कंसर्न अथॉरिटी से परमिशन ना ले ले। ठीक है, वहां की जो भी सरकार है, वहां का जो भी वहां की जो कंसर्न अथॉरिटी है, उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तब इनके खिलाफ कोई भी एक्शन वहां पर लिया जा सकता है। तो ये सेक्शन 36 यहां पर बात करता है। ठीक है, तो जितने भी आपके ये स्कूल्स वगैरह है, इनको एक तरीके का प्रोटेक्शन के बारे में बात करी गई है कि उनके खिलाफ तभी कार्रवाई की जाएगी जब आप वहां की कंसर्न अथॉरिटी से परमिशन लेंगे। ठीक है, 37 क्या कहता है? 37 कहता है दिस सेक्शन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटीज अगेंस्ट लीगल सूट एक्शन। यानी कि ये सेक्शन एक तरीके से सरकार की और जो लोकल अथॉरिटी है उनको मतलब लीगल कार्रवाई से बचने के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम सेक्शन 37 यहाँ पर देता है। इतनी खास ये जरूरी नहीं है। जरूरी कौन सी थी वो मैंने स्टार लगा करके आपको बता दी है। सेक्शन 38 दैट इज द लास्ट सेक्शन ऑफ आरटी एक्ट 2009, पावर ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। वहां की मतलब जो भी आपके स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट है, जो भी जिसके अंदर भी वो स्कूल्स आते हैं, उनकी एक पावर होती है कि वो टाइम टू टाइम अपने रूल जो है जारी कर सकता है। तो ये सेक्शन 38 बोलता है। ठीक है, तो आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर निष्कर्ष की बात करें तो आपको ध्यान में रख लेना है 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों की फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात करी गई है, और अगर स्पेशल बच्चे हैं तो 6 से 18 वर्ष के बच्चे की। किस अमेंडमेंट के तहत? तो 86वां संविधान संशोधन के तहत ये चीज कही गई है। और कौन सा आर्टिकल यहाँ पर ऐड किया गया है? तो 21A आर्टिकल यहाँ पर ऐड करके जो कंपल्सरी एजुकेशन है उसको बात करी गई है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 25% सीट यहाँ पर रिजर्व होगी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, ये यहाँ पर बात करी गई है। और किसी भी स्कूल की 10% वैकेंट सीट नहीं होनी चाहिए टीचर के, ये बात करी गई है यहाँ पर। इसके अलावा प्यूपिल टीचर रेशियो की बात करी गई है कि जो प्राइमरी है उसमें 30 पर 1 टीचर होगा, और जब पर प्राइमरी है उसमें कितने पर होगा भाई? 35 पर यहाँ पर 1 टीचर होगा। ठीक है, और जो वर्किंग डेज है आपके वो प्राइमरी में 200 होंगे, इसमें 220 होंगे, और जो वर्किंग आवर है वो इसमें 800 होंगे, और अपर प्राइमरी में 1000 घंटे की बात यहाँ पर करी गई है। अगर आपके जो बच्चे हैं वो अगर 200 से ज्यादा हो गए हैं, 200 या 200 ज्यादा, तो फिर आपके 5 टीचर हो जाएंगे, प्लस में 1 हेडमास्टर भी हो जाएगा। कहीं कहीं बार आपको 150 भी दिया गया तो आप 150 भी मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप जरूर ध्यान में रखेंगे, और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने आरटीई सेक्शन को आरटी जो आपका एक्ट है उसको अच्छे से डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करने का काम प्लीज कर लेना अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो। आगे भी वीडियोस आपकी आती रहेंगी, एग्जाम तक मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लाती रहूंगी। ठीक है, तो अभी ये मत पूछो कि आपका ये प्लेलिस्ट हो गई है कि नहीं हो गई है, एग्जाम तक कुछ ना कुछ एड ऑन करती रहूंगी, क्वेश्चन भी लाती रहूंगी। ठीक है, चलिए इस क्लास में इतना ही है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।